नमस्ते। हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि व्यवहार में डिजिटल मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। मैं आपको एक स्प्रेडशीट प्रस्तुत करूंगा जो इस योजना को करने का अपना तरीका बनाने के लिए आपके लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी। बेशक, आप इस कार्य को पूरा करने के लिए बाजार में मौजूद अन्य तरीकों और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की स्प्रेडशीट बना सकते हैं। विचार आपको आवश्यक पैरामीटर देना है ताकि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों को व्यवस्थित कर सकें और एक सुसंगत योजना बना सकें जो आपके व्यवसाय के लिए प्रभावी परिणाम लाए। और सब कुछ स्पष्ट करने के लिए आइए एक उदाहरण से आगे बढ़े जिसका उपयोग हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। salesforce.com। कल्पना कीजिए कि आप ब्राजील में सेल्सफोर्स में डिजिटल मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार हैं और आप छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए मांग सृजन क्षेत्र की वार्षिक योजना तैयार करने जा रहे हैं। एक्सेल या अपनी पसंद के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में निम्न कॉलम के साथ एक स्प्रेडशीट बनाएं। आईसीपी, जो कि आदर्श ग्राहक प्रोफाइल है जिसे आपने पहले ही परिभाषित कर लिया है। आदर्श संपर्क, जो कि उस व्यक्ति की स्थिति, कार्य या प्रकार है जो क्रय प्रक्रिया में भाग लेता है या उसे प्रभावित करता है। व्यक्तित्व, जो कि आपके आदर्श संपर्क का अर्धकाल्पनिक वर्णन है। चैनल, जो कि वह माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रत्येक व्यक्तित्व के साथ संवाद करेंगे। सामग्री, जो कि विषय, थीम या एजेंडा का प्रकार है जिसे व्यक्तित्वों को संप्रेषित किया जाएगा। प्रारूप, जो कि वे तरीके हैं जिनसे प्रत्येक चैनल में सामग्री का प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसका उपयोग किया जाएगा। आवृत्ति, जो कि घटनाओं और एक निश्चित कार्रवाई को दोहराने की संख्या के बीच का समय अंतराल है। मासिक बजट, जो कि उस सामग्री के विज्ञापन में निवेश किए जाने वाले वित्तीय मूल्य को संदर्भित करता है। अवलोकन, जो स्प्रेडशीट फील्ड है जहां हम कोई महत्वपूर्ण निर्देश दर्ज करेंगे, जैसे कि अन्य सोशल नेटवर्क पर रीपोस्ट करना या किसी को सामग्री को अनुमोदित करने की आवश्यकता। संक्षेप में, कोई भी जानकारी जो अन्य कॉलम में नहीं है। वर्ष के महीने और सप्ताह, जो फील्ड हैं जहां हम सामग्री की मात्रा दर्ज करेंगे जो उत्पादित की जाएगी और जब यह विभिन्न चैनलों पर प्रकाशित होगी। इस स्प्रेडशीट में हमारे पास 12 महीने हैं जिनमें से प्रत्येक में 4 सप्ताह हैं। आप इस स्प्रेडशीट को अधिक महीने या उससे भी कम जोड़कर संशोधित कर सकते हैं। आप सप्ताहों को सटीक दिनों से भी बदल सकते हैं। यह सब आपके व्यवसाय की जरूरतों और प्रकाशित की जाने वाली सामग्री की मात्रा पर निर्भर करता है। स्प्रेडशीट का पहला कॉलम आईसीपी है, आदर्श ग्राहक प्रोफाइल। यहाँ सेल्सफोर्स के मामले में हम इसे कुछ इस तरह से भरते हैं: 200 कर्मचारियों तक की प्रौद्योगिकी कंपनियां और एक परामर्शदात्री बिक्री मॉडल, अन्य विशेषताओं के साथ जैसा कि हमने इस विषय पर कक्षा में देखा। इसके बाद हमारे पास आदर्श संपर्क है। इस फील्ड में आप संकेत देते हैं कि इस प्रकार की कंपनी में निर्णय लेने वाला कौन है। सेल्सफोर्स के मामले में आईटी मैनेजर इन आदर्श संपर्कों में से एक हो सकता है, क्योंकि वह है जो सॉफ्टवेयर की तकनीकी व्यवहार्यता विश्लेषण करेगा। इसलिए उसकी राय खरीद निर्णय को बहुत प्रभावित करेगी। फिर हमारे पास व्यक्तित्व है। यहाँ आप बस उस व्यक्तित्व का नाम दर्ज करें जिसे आपने पहले बनाया था, जैसे कि कार्लोस सिल्वा, जिसके बारे में हमने व्यक्तित्व पर कक्षा में बात की थी। अब हम अपनी योजना के अगले कॉलम पर चलते हैं। चैनल। चैनल आपकी कंपनी या ब्रांड और आपके दर्शकों के बीच डिजिटल संचार का कोई भी साधन है, यानी आपके प्रत्येक आदर्श ग्राहक प्रोफाइल का व्यक्तित्व। और यहीं से रणनीतिक विकल्प शुरू होता है। अलग अलग चैनल अलग अलग उद्देश्यों और अलग अलग दर्शकों की सेवा करते हैं। चलिए सोशल मीडिया से शुरू करते हैं। अगर आपका व्यवसाय भी दो सी है, यानी अंतिम उपभोक्ता पर लक्षित है, तो सबसे उपयुक्त चैनल हैं इंस्टाग्राम, फैशन, सौंदर्य और भोजन जैसे दृश्य और तेजी से उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के लिए उत्कृष्ट। टिकटॉक, छोटे, रचनात्मक और वायरल वीडियो के लिए आदर्श, अक्सर युवा और गतिशील ब्रांडों द्वारा उपयोग किया जाता है। फेसबुक अभी भी पुराने दर्शकों के लिए प्रासंगिक है और समूहों या विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित अभियानों के लिए बढ़िया है। पिंटरेस्ट, सजावट, पार्टी प्लानिंग, फैशन और दृश्य प्रेरणादायक सामग्री के लिए बढ़िया। अब यदि आपका व्यवसाय भी दो भी है, यानी आप अन्य कंपनियों को बेचते हैं, तो सबसे रणनीतिक चैनल हैं लिंक्डइन,
प्राधिकरण बनाने, निर्णय लेने वालों से जुड़ने और तकनीकी सामग्री का प्रसार करने के लिए उत्कृष्ट। यूट्यूब, ट्यूटोरियल, वेबिनार और शैक्षिक सामग्री के लिए कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उन कंपनियों के लिए उपयोगी है जो वास्तविक समय में खुद को स्थापित करना चाहती हैं, रुझानों पर टिप्पणी करना चाहती हैं और प्राधिकरण को सुदृढ़ करना चाहती हैं। और हमारे पास विशिष्ट सोशल नेटवर्क भी हैं। उदाहरण के लिए, गुडरीड्स उन लोगों के लिए एकदम सही है जो किताबें बेचते हैं, लेखकों को बढ़ावा देते हैं या प्रकाशन बाजार में हैं। बहन्स और ड्रिबल डिजाइनरों, चित्रकारों और रचनात्मक एजेंसियों के लिए अनुशंसित। लेकिन यह यही नहीं रुकता। अन्य कम स्पष्ट डिजिटल चैनल भी आपकी योजना का हिस्सा होने चाहिए। उनमें से एक ईमेल है। ईमेल मार्केटिंग निवेश पर सबसे अच्छे रिटर्न वाले चैनलों में से एक है। आप इसका उपयोग अपने आधार के साथ संबंधों को पोषित करने, प्रचार भेजने या न्यूज़लेटर्स के साथ अपने दर्शकों को शिक्षित करने के लिए कर सकते हैं। एक और रणनीतिक चैनल ब्लॉग है। यह आपके ब्रांड के लिए ज्ञान के आधार के रूप में काम करता है। जब आप एसईओ तकनीकों के साथ अनुकूलित लेख लिखते हैं, तो आप ऑर्गेनिक और योग्य ट्रैफिक को आकर्षित करते हैं। हमारे पास डिजिटल चैनल के रूप में मैसेजिंग भी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर और यहां तक कि बॉट वाली वेबसाइटों पर चैट भी प्रत्यक्ष बिक्री, ग्राहक सेवा और पुनः सक्रियण के लिए शक्तिशाली है। और हां, एसएमएस का उपयोग अभी भी किया जाता है। सुरक्षा कंपनियां, बैंक, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा ऐप इसकी उच्च वितरण दर और विश्वसनीयता के कारण इस चैनल का उपयोग करना जारी रखते हैं। सेल्सफोर्स के मामले में, चूंकि यह एक अधिक बी दो बी व्यवसाय है, इसलिए यह मुख्य रूप से लिंक्डइन, ब्लॉग, ईमेल मार्केटिंग और यूट्यूब का उपयोग करेगा। लेकिन यह संस्थागत को मजबूत करने के लिए इंस्टाग्राम और रूपांतरण के बाद अधिक प्रत्यक्ष सामग्री के लिए व्हाट्सएप का भी उपयोग कर सकता है। इसके बाद सामग्री कॉलम आता है। यह कॉलम योजना का दिल है। यहां आप उन विषयों, थीम और एजेंडा का वर्णन करते हैं जिन पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ चर्चा की जाएगी। इस मामले में कार्लोस सिल्वा, प्रौद्योगिकी प्रबंधक के साथ। इस कॉलम के साथ सामग्री को तकनीकी चुनौतियों और व्यावहारिक समाधानों के बारे में सीधे बात करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कंपनी की आंतरिक प्रणालियों के साथ सीआरएम को कैसे एकीकृत करें, सलाहकार बिक्री वातावरण में क्लाउड में सुरक्षा और विश्वसनीयता, आईटी और बिक्री टीमों के बीच प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, डेवलपर्स के लिए सेल्सफोर्स एपीआई के तकनीकी उपयोग के मामले, प्रौद्योगिकी टीम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कम कोड और नो कोड उपकरण। आप इस कॉलम में सामग्री के प्रकार भी बदल सकते हैं। उत्पाद लॉन्च और अपडेट, प्रौद्योगिकी या नवाचार से संबंधित उत्सव जैसे कि आईटी दिवस या वेब समिट जैसे कार्यक्रम। नवाचार, संस्कृति और डिजिटल परिवर्तन पर आंतरिक सामग्री। व्यापक शैक्षिक सामग्री जैसे कि श्वेत पत्र, वेबिनार और ट्यूटोरियल। यहाँ लक्ष्य उन विषयों के साथ वास्तविक मूल्य उत्पन्न करना है जो सीधे इस तकनीकी प्रोफाइल में रुचि रखते हैं और प्लेटफॉर्म को खरीदने या अपनाने के निर्णय में मदद करते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि कंटेंट क्या है, तो चलिए स्प्रेडशीट के अगले कॉलम पर चलते हैं। फॉर्मेट। फॉर्मेट वह प्रकार है जिससे आप प्रत्येक चैनल पर प्रकाशित होने वाली कंटेंट की प्रस्तुति कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। इंस्टाग्राम पर मुख्य फॉर्मेट ये हैं। फीड में स्थिर छवि, इमेज कैरोसेल, रील्स विजुअल अपील वाले छोटे वीडियो, स्टोरीज छोटी सामग्री जो पर्दे के पीछे की चीजें दिखाने, पोल आयोजित करने और निकटता उत्पन्न करने के लिए आदर्श है। हाइलाइट्स शैक्षिक या बिक्री सामग्री को पिन करने के लिए बढ़िया। लिंक्डइन पर फॉर्मेट थोड़े अलग हैं। ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए लंबे टेक्स्ट और लेख। कैरोसेल में पीडीएफ जो प्रस्तुतिकरण के रूप में काम करते हैं। कंपनी के केस स्टडी या पर्दे के पीछे की चीजों वाले वीडियो। पेशेवर समुदाय के साथ जुड़ाव उत्पन्न करने के लिए पोल। गुडरीड्स जैसे आला नेटवर्क पर फॉर्मेट अलग है। वहां समीक्षा, पुस्तक सूची और मंचों और रीडिंग क्लबों में बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग में आप उपयोग कर सकते हैं। साप्ताहिक या मासिक समाचार पत्र, रूपांतरण पर केंद्रित प्रचार अभियान, स्वचालित अनुक्रम जैसे स्वागत, परिचित कार्ड या पुनः जुड़ाव। मैसेजिंग में प्रारूप है।
कार्रवाई बटन के साथ छोटे संदेश, प्रश्न और उत्तर के साथ स्वचालित बातचीत, सरल अनुस्मारक या चेतावनी सूचनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि प्रारूप को चैनल और उस स्थान पर आपके व्यक्तित्व के व्यवहार से मेल खाना चाहिए। अपनी स्प्रेडशीट में चैनल और प्रारूप कॉलम भरते समय हमेशा सोचें, मेरे दर्शक कौन हैं, वे कहां हैं और वे उस चैनल पर सामग्री का उपभोग कैसे करते हैं। और फिर हम फ्रीक्वेंसी कॉलम पर आते हैं और यहां एक पल के लिए रुककर गहराई से जानना उचित है। फ्रीक्वेंसी स्प्रेडशीट पर सिर्फ एक संख्या से ज्यादा है। यह लय, आदत और ब्रांड की मौजूदगी का निर्माण करती है। अगर आप बेतरतीब ढंग से पोस्ट करते हैं तो आपके दर्शकों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी या वे आपके ब्रांड को नियमित रूप से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप लगातार पोस्ट करते हैं तो आपको याद किए जाने, धीरे धीरे ग्राहक को शिक्षित करने और भरोसा बनाने की संभावना बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर फ्रीक्वेंसी सीधे जुड़ाव और ऑर्गेनिक पहुंच को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उन लोगों को प्राथमिकता देता है जो अक्सर पोस्ट करते हैं। लिंक्डइन पर साप्ताहिक उपस्थिति बनाए रखने से अधिकार बनाने और अपने प्रोफाइल को अपने दर्शकों के नेटवर्क के लिए सक्रिय रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक ताल बनाए रखने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या काम करता है। आपके पास तुलनात्मक डेटा होना शुरू हो जाता है। किस तरह की सामग्री सबसे ज्यादा क्लिक उत्पन्न करती है, कौन सा समय सबसे अच्छा देता है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आदर्श आवृत्ति क्या है? पहला कदम अपने उद्योग में बेंचमार्क को देखना है। यदि अन्य भी कंपनियां सप्ताह में 2 बार लिंक्डइन पर प्रकाशित करती हैं, तो आपके पास पहले से ही न्यूनतम संदर्भ है। यदि आपके प्रतिस्पर्धी द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र भेजते हैं, तो शायद एक मासिक समाचार पत्र आपको शुरू करने के लिए पर्याप्त है, या इसके विपरीत, यह आपको अधिक उपस्थित होने के लिए चुनौती दे सकता है। आप प्रतिस्पर्धी विश्लेषण उपकरण का उपयोग भी कर सकते हैं, या बस अपने आला में सबसे सक्रिय प्रोफाइल का निरीक्षण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे खुद को कैसे स्थान देते हैं। हमारे सेल्सफोर्स उदाहरण में आवृत्ति निम्नानुसार हो सकती है: हर मंगलवार को लिंक्डइन पर तकनीकी पोस्ट, हर 2 सप्ताह में यूट्यूब पर वीडियो, व्यक्तित्व द्वारा विभाजित मासिक समाचार पत्र, विशिष्ट समाधानों पर केंद्रित त्रैमासिक वेबिनार। अनुशंसा यह है, आप जो गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं उससे शुरू करें, फिर परिणामों और टीम संरचना के अनुसार बढ़ाएं। आपकी स्प्रेडशीट में इस कॉलम को साप्ताहिक, मासिक, हर 15 दिन या यहां तक कि विशिष्ट दिनों जैसे शब्दों से भरा जा सकता है। हर सोमवार। यह निर्णय जब अच्छी तरह से सोचा जाता है तो आपके दर्शकों के आपके ब्रांड को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और अगर यह डेटा के आधार पर किया जाता है, आंतरिक और बाजार दोनों डेटा, तो यह आपको सामग्री की बेहतर योजना बनाने, डिलीवरी को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और आपकी डिजिटल रणनीति के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। स्प्रेडशीट में अगला कॉलम मासिक बजट है और यहाँ हम विशेष रूप से पेड मीडिया के बारे में बात करेंगे, यानी मेटा विज्ञापन और गूगल विज्ञापन जैसे प्लेटफॉर्म पर सामग्री को बढ़ावा देने में निवेश। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, इस कॉलम में आपके द्वारा दर्ज किया गया मान स्प्रेडशीट की उस पंक्ति में विशिष्ट कार्रवाई को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, यह महीने का कुल बजट नहीं है, बल्कि उस सामग्री या अभियान को बढ़ावा देने के लिए अनुमानित मूल्य है, यदि लागू हो। और हाँ, इसका मतलब यह है कि सभी कंटेंट को पेड मीडिया की जरूरत नहीं होती। कुछ कंटेंट सिर्फ ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जैसे कि एक शैक्षणिक ब्लॉग पोस्ट या त्वरित सुझावों वाली कहानियों की एक श्रृंखला। लेकिन अन्य कंटेंट, जिसका सीधा लक्ष्य रूपांतरण, पहुंच या लीड कैप्चर है, को बढ़ावा दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। आइए अब पेड मीडिया के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं: मेटा विज्ञापन और गूगल विज्ञापन। मेटा विज्ञापन एक विज्ञापन प्रणाली है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और कुछ मामलों में व्हाट्सएप पर काम करती है। यह दिखने में आकर्षक पोस्ट, उत्पाद विज्ञापन, लघु वीडियो और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए आदर्श है। आप रुचि, क्षेत्र, नौकरी के पद या यहां तक कि अपनी प्रोफाइल के साथ पिछले इंटरेक्शन के आधार पर लक्षित कर सकते हैं। दूसरी ओर, गूगल एड्स सक्रिय खोज के क्षणों के लिए अधिक अनुकूल है।
यदि व्यक्तित्व गूगल पर ईआरपी के साथ सीआरएम एकीकरण या बी बिक्री स्वचालन जैसे शब्दों की खोज कर रहा है, तो आपका ब्रांड वहीं दिखाई दे सकता है। गूगल आपको यूट्यूब या पार्टनर साइटों पर बैनर के माध्यम से वीडियो विज्ञापन चलाने की भी अनुमति देता है। हमारे सेल्सफोर्स उदाहरण में व्यक्तित्व कार्लो सिल्वा के साथ योजना में निम्न शामिल हो सकती हैं। क्लाउड सुरक्षा के बारे में यूट्यूब पर एक तकनीकी वीडियो को बढ़ावा देने के लिए $1,500। तकनीकी श्वेत पत्र के साथ लिंक्डइन पर एक कैरोसेल को बढ़ावा देने के लिए $800। उद्योग विशिष्ट कीवर्ड के साथ गूगल खोज अभियान का परीक्षण करने के लिए 300। ये मान स्प्रेडशीट पंक्तियों में अलग अलग भरे जाएंगे जो इन क्रियाओं को संबोधित करते हैं। अब यदि स्प्रेडशीट में कोई निश्चित पंक्ति विशुद्ध रूप से संस्थागत विषय वस्तु को दर्शाती है या कोई पोस्ट जिसका कोई रूपांतरण उद्देश्य नहीं है, तो आप इस फील्ड को रिक्त छोड़ सकते हैं या संकेत दे सकते हैं कि कोई बूस्टिंग नहीं होगी। इस कॉलम का लक्ष्य आपको यह स्पष्ट करने में मदद करना है कि भुगतान किए गए मीडिया में निवेश करना कहां उचित है और आप प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए कितना परीक्षण और अनुकूलन करने को तैयार हैं। आप 500 या $2,000 जैसी निश्चित राशि भर सकती हैं, या यदि यह एक ऐसा अभियान है जो बाद के बजट या प्रारंभिक सत्यापन पर निर्भर करता है, तो परिभाषित किया जाना है, लिख सकती हैं। अंतिम सुझाव यह है, हर चीज में निवेश न करें, समझदारी से निवेश करें। पहले कुछ महीनों के डेटा का उपयोग करके समझें कि कौन से चैनल और प्रारूप सबसे अच्छा लाभ अनुपात प्रदान करते हैं, और इसके साथ ही अपने बजट को बेहतर तरीके से निर्देशित करें। अब आइए आपकी योजना के दो बहुत महत्वपूर्ण भागों के बारे में बात करें, अवलोकन कॉलम और वर्ष का महीना कॉलम। अवलोकन कॉलम एक मुक्त क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जहां ऐसी जानकारी को पूरक किया जाता है जो अन्य कॉलम में फिट नहीं होती। यह विशिष्ट दिशा निर्देशों, अपवादों, पुनः उपयोग या किसी भी तार्किक विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श स्थान है जो उस कार्रवाई के निष्पादन के लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, आप इस कॉलम का उपयोग यह इंगित करने के लिए कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर प्रकाशित सामग्री को लिंक्डइन और फेसबुक पर भी रिपोस्ट किया जाना चाहिए, या ध्यान दें कि कार्रवाई केवल एक विशिष्ट प्रचार अभियान के दौरान ही प्रकाशित की जानी चाहिए। आप कुछ इस तरह भी संकेत दे सकते हैं, योग्य लीड को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, बिक्री टीम द्वारा समीक्षा के बाद ही प्रकाशित करें, या उत्पाद लॉन्च से जुड़ी सामग्री। ये अवलोकन टीमों के बीच समन्वय बनाए रखने, उत्पादन में संदेह से बचने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सामग्री का उपयोग यथासंभव रणनीतिक तरीके से किया जाए। अब महीने के कॉलम पर चलते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। हर एक को 4 सेल में विभाजित किया गया है, जो महीने के 4 सप्ताहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्पेस का उपयोग समय के साथ आपकी क्रियाओं को वितरित करने के लिए किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि महीने के प्रत्येक सप्ताह में कितनी बार वह सामग्री प्रकाशित होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास ऐसी सामग्री है जो हर 2 सप्ताह में प्रकाशित होती है और आप इसे मार्च के पहले और तीसरे सप्ताह में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो बस मार्च कॉलम के पहले और तीसरे सेल में एक लिखें। यह इंगित करता है कि उस विशिष्ट सप्ताह में कोई प्रकाशन होगा। अगर यह साप्ताहिक सामग्री है, जैसे ब्लॉग पोस्ट या यूट्यूब वीडियो, तो आप सभी 4 सप्ताहों में एक डाल सकते हैं। अगर यह प्रति सप्ताह 2 पोस्ट है, तो आप प्रत्येक संगत सेल में 2 इंच डालेंगे। और यदि कार्रवाई उस महीने या किसी विशिष्ट सप्ताह में नहीं की जाती है, तो फील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के अंकन से आपको त्वरित और सटीक दृश्य कार्यक्रम प्राप्त करने, आवृत्ति नियंत्रण, उत्पादन संगठन और चैनलों और अभियानों के बीच संरेखण की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से सप्ताह सबसे व्यस्त हैं और किनमें अभी भी नई गतिविधियों के लिए जगह है, जो विशेष तिथियों, लॉन्च या सामरिक समायोजन की योजना बनाते समय बहुत मदद करता है। स्प्रेडशीट के इस भाग का उपयोग स्थिरता सुनिश्चित करने, तात्कालिकता से बचने तथा पूरे वर्ष संतुलित डिजिटल उपस्थिति बनाए रखने के लिए करें। हम अपनी कक्षा के अंत तक पहुंच चुके हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से दोहराने का समय है। पूरी योजना के दौरान आपने सीखा कि पूरे वर्ष के लिए डिजिटल मार्केटिंग योजना की संरचना करने वाले प्रत्येक कॉलम को कैसे भरना है। हमने आदर्श ग्राहक प्रोफाइल को परिभाषित करके शुरुआत की,
उसके बाद आदर्श संपर्क और व्यक्तित्व, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं और उनकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं। फिर हम चैनल पर जाते हैं जहां सामग्री वितरित की जाएगी, और सामग्री कॉलम पर जहां हम प्रत्येक प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक थीम और दिशा निर्देश रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेट चुनते हैं जो कि सामग्री वितरित करने का तरीका है। यह एक वीडियो, कैरोसेल, तकनीकी पोस्ट, ईमेल या चैनल के लिए उपयुक्त कोई अन्य फॉर्मेट हो सकता है। हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात की, जो स्थिरता सुनिश्चित करती है, सोशल नेटवर्क पर जुड़ाव को बढ़ावा देती है और आपके दर्शकों में आदतें बनाने में मदद करती है। और हमने अधिक रणनीतिक निर्णय लेने के लिए बाजार और प्रतिस्पर्धी बेंचमार्क को देखने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद हम मासिक बजट पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पेड मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हमने सीखा कि कैसे लाइन दर लाइन यह बताया जाए कि मेटा ऐड या गूगल ऐड जैसे प्लेटफॉर्म पर किन कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, और कैसे इस निवेश को इरादे से किया जाना चाहिए, आवेग में नहीं। फिर हमने अवलोकन कॉलम के बारे में बात की, जहां आप प्रत्येक क्रिया के लिए विशिष्ट निर्देश रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि सामग्री का उपयोग, प्रतिबंध या आंतरिक संरेखण। और अंत में हमने देखा कि जनवरी से दिसंबर तक के मासिक कॉलम का उपयोग करके प्रति सप्ताह प्रकाशनों की आवृत्ति को कैसे व्यवस्थित किया जाए, जिससे पूरे वर्ष निष्पादन शेड्यूल को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह योजना स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा है। यह एक रणनीतिक उपकरण है जो आपको निरंतर डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने, सामग्री उत्पादन को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने और भुगतान किए गए मीडिया में बेहतर प्रत्यक्ष निवेश करने में मदद करता है। इसके साथ आप पल भर में काम करना बंद कर देते हैं और अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ निरंतरता, उद्देश्य और संरेखण के साथ संग। तो अब समय आ गया है कि आप अभ्यास करें और अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग योजना स्प्रेडशीट तैयार करें, तथा अब तक जो कुछ भी आपने सीखा है उसका परीक्षण करें। अगली कक्षा से हम अपने डिजिटल त्रिकोण के दूसरे शीर्ष, डिजिटल चैनलों के माध्यम से सेवाओं के प्रावधान पर चर्चा शुरू करेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली कक्षा में मिलते हैं।